नमस्कार, आपका श्रीदेवी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं तमन्ना जैन हूँ और आज हम जो एग्ज़ाम सीरीज़ में लेके आए हैं, हम एक नया सब्जेक्ट जो है आपका 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे जो आपके इस सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएगा, प्लस आपकी एग्जाम्स के अंदर स्कोरिंग की जो एबिलिटी है उसको भी बढ़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जाम सीरीज़ का ये नया टॉपिक। What is distortion and amplifier? अगर हम बात करें डिस्टॉर्शन क्या होता है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं कि जब भी मैं किसी एम्पलीफायर पे एक इनपुट सिग्नल देती हूँ तो हम चाहते हैं कि जो आउटपुट मिल रहा है वो एग्जैक्ट रिप्लिका मिले इनपुट सिग्नल का। मतलब जैसी मैंने इनपुट सिग्नल दी हूबहू वैसी ही सिग्नल मुझे एम्पलीफाई होके आउटपुट पे मिले। बट अगर आपको सिग्नल में अनवांटेड अल्टरेशंस मिल रहे हैं एम्पलीफिकेशन के दौरान, इस अनवांटेड अल्टरेशन की वजह से हम कहते हैं कि जो सिग्नल हमें मिला है आउटपुट में, ये जो सिग्नल है ये डिस्टॉर्टेड है और इससे आप कहते हैं डिस्टॉर्शन। सो जो डिस्टॉर्शंस हैं, अगर हम उसका टाइप जानने की कोशिश करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन। वन इज लीनियर डिस्टॉर्शन एंड द अनदर वन इज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। पहले बात करते हैं लीनियर डिस्टॉर्शन की। अगर आप सिग्नल को आउटपुट में देखते हैं और जो आउटपुट में आपको सिग्नल मिल रहा है उसके एम्पलीट्यूड एंड फेज में वेरिएशंस आ रहे हैं और ऐसे सिग्नल में हम कहते हैं कि कोई भी नया फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ है, ऐसे डिस्टॉर्शन को लीनियर डिस्टॉर्शन कहते हैं। लीनियर डिस्टॉर्शन टू टाइप्स का होता है, वन इज एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन एंड द अनदर वन इज फेज डिस्टॉर्शन। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन मीन्स कि आपका जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन आया है, एंड फेज डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जो आप आउटपुट सिग्नल देख रहे हैं उसके फेज में वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट इज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जब आप आउटपुट चेक करते हैं और आउटपुट जो सिग्नल है उसमें आपका एक्चुअल से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके साथ कुछ नई फ्रीक्वेंसीज ऐड होके आ गई हैं। जो एक्स्ट्रा न्यू फ्रीक्वेंसीज ऐड हुई है उन्हें आप हार्मोनिक्स कहते हो। और जब आपके सिग्नल में सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न रह के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के साथ कुछ हार्मोनिक्स भी हो जाते हैं, ऐसे डिस्टॉर्शन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कहते हैं, जो एक तरीके का नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का पार्ट है। एक सवाल आता है, व्हाई इट इज प्रॉपर टू टेस्ट एन एम्पलीफायर यूजिंग अ स्क्वायर वेव इनपुट। इसका आंसर ये है कि जब भी आप स्क्वायर वेव सिग्नल देते हैं तो स्क्वायर वेव सिग्नल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो भी आपकी साइन वेव्स हैं उसके अंदर उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, प्लस उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की ऑड मल्टीपल्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनकी इनफाइनाइट सीरीज होती है। अगर आप इसे एक नॉर्मल सेंस में समझने की कोशिश करें तो सपोज करें मेरे पास जो स्क्वायर वेव है वो 100 हर्ट्ज की है, तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज तक की होगी। तो अगर मैं इस सिग्नल को एक एम्पलीफायर पे दे देती हूँ और मैं जब स्क्वायर वेव को टेस्ट करने की कोशिश करती हूँ और मैं आउटपुट को या तो किसी वेवफॉर्म एनालाइजर से या स्पेक्ट्रम एनालाइजर से या किसी ऑसिलोस्कोप से चेक करने की कोशिश करती हूँ, तो चेक करना बहुत इजी है कि आपके आउटपुट में कुछ डिस्टॉर्शन आया है या नहीं। ऐसा कैसे इजीनेस है, हर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, चाहे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो हार्मोनिक्स हो, सब सेम अमाउंट में एम्पलीफाई होके अपन को आउटपुट में मिलते हैं। अगर सेम अमाउंट में एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता तो आप कह सकते हो कि जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड है, और इसीलिए डिटेक्ट करने के लिए स्क्वायर वेव आप इनपुट में यूज करते हो, जिससे आप प्रॉपर चेक कर सकते हो कि जो भी सिग्नल आपको आउटपुट में मिला है उसमें डिस्टॉर्शन है या नहीं। इसीलिए स्क्वायर वेव जनरेटर्स और एक ऑसिलोस्कोप वाइड बैंड के जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं उनकी न केवल डिजाइनिंग में बहुत यूजफुल है, उनकी सर्विसिंग में भी हम जनरेटर और इस CRO कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर वेव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ओड हायर हार्मोनिक्स इनफाइनाइट ऑर्डर तक के कंटेन रखती है। तो जब सारी हायर हार्मोनिक्स को फंडामेंटल के साथ हम टेस्ट सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम सभी सिग्नल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के एक साथ टेस्टिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो CRO पे रिस्पॉन्स आएगा, इंडिकेशंस आएंगी, वो वाइड रेंज के सिग्नल्स के लिए एक साथ आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के फिल्टर्स हैं, उनका नेटवर्क है, या वाइड बैंड के एम्पलीफायर्स हैं, या कोई दूसरे कंपोनेंट है, वो अगर फंडामेंटल और सभी हायर हार्मोनिक्स के लिए एक जैसा रेस्पॉन्स नहीं रखते हैं, तो जो आउटपुट में स्क्वायर की बजाय जो डिस्टोर्टेड वर्जन्स हैं
वो एक इंडिकेशंस हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक की, जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, और यही हमारी स्क्वायर वेव टेस्ट टेक्निक का बेसिस है। हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर वेव टेस्टिंग है स्क्वायर वेव जनरेटर की मदद से, वो बहुत एक्सट्रीम रैपिड मेथड है नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने का, चाहे वो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हो, नेटवर्क द्वारा किया जाने वाला फेज शिफ्ट हो, या कोई ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जैसी बातें हों। हम जो स्क्वायर वेव टेस्टिंग से इस तरह के जो इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं, इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की डिज़ाइन में, प्रोडक्शंस में, टेस्टिंग में और सर्विसिंग में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर। आपको हर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करना है। उससे पहले बात करते हैं कपल्ड एम्पलीफायर से हम क्या समझते हैं। कपलिंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कपलिंग का क्या मतलब होता है, सपोज करिए आपने यहाँ पे दो एम्पलीफायर्स यूज किए हैं, दो अलग अलग सर्किट यूज किए हैं। अगर मैं एक स्टेज का आउटपुट सेकेंड स्टेज के इनपुट पे अप्लाई करती हूँ, इसे आप कहते हैं कपलिंग। अलग अलग तरह की कपलिंग्स होती है। अगर मैं फर्स्ट स्टेज को एक आर और एक कैपेसिटर के थ्रू फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे अप्लाई करती हूँ, ऐसी कपलिंग को हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। अगर आप इसके ग्राफ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिड फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जो 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का आपको फ्रीक्वेंसी का जो रेंज दिख रहा है, इसके अंदर जो इसका रिस्पॉन्स है वो फ्लैट आता है। बट अगर आप बिलो पे देखें, 50 हर्ट्ज के बिलो जो लो फ्रीक्वेंसीज है, उसके अंदर भी आपको एक लो फ्रीक्वेंसी का रोल ऑफ मिलता है। इवन ये जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, इस पे भी आपको रोल ऑफ मिलता है। ये जो बेसिकली आपको रोल ऑफ मिलता है, ये आपको कैपेसिटेंस की वजह से मिलता है, कैपेसिटर्स की वजह से मिलता है। एंड यहाँ पे कैसे मिलता है वो देखते हैं। तो आप अगर इस डायग्राम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपका फर्स्ट स्टेज है और ये आपका सेकंड स्टेज है। अगर आपको पता है कि सिग्नल्स की जो सिस्टम है उसकी बाइसिंग कैसे करनी है और आपको कैसे एक एम्पलीफायर का सर्किट बनाना है, तब दो अलग अलग एम्पलीफायर सर्किट्स को एक साथ कपल कर सकते हैं। अगर आप कपलिंग के लिए एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं और इसके थ्रू फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कपलिंग को आप आरसी कपलिंग कहते हैं। अब देखते हैं आपको रोल ऑफ कैसे मिलता है। आपको पता है कि जो एक्सी होता है, दैट इज जो आपका कैपेसिटर है, अगर आप उसका रिएक्टेंस को चेक करते हैं वो होता है 1/2 पाई FC। ऐसे केस में अगर आप चेक करते हो तो आपको पता चलता है अगर ये फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जो कैपेसिटर है इसका लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होगा। ड्रॉप ज्यादा होने की वजह से वो एक छोटे से अमाउंट के सिग्नल को पहली स्टेज से सेकंड स्टेज के इनपुट पे दे पाएगा। तो सिग्नल का जो गेन है वो कम हो चुका है, इसलिए आपको लो फ्रीक्वेंसी पे रोल ऑफ मिलता है। अब अपन हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे केस में ये जो C2 कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी पे कम हो गया है, तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जितना का जितना AC सिग्नल है वो इस कैपेसिटर के थ्रू बाईपास हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर से गेन आपका कम होगा और आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन में क्या आ रहा है, रोल ऑफ आ रहा है। यही आपने उस डायग्राम पे देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको इसमें लो फ्रीक्वेंसी पे भी रोल ऑफ मिला एंड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी रोल ऑफ मिला, और ये जो दोनों रोल ऑफ थे ये आपकी कैपेसिटेंस की वजह से मिले हैं। जबकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में आपको रिस्पॉन्स फ्लैट मिल रहा है। इसका फ्लैट मिलने का इकलौता रीजन इज कि जो आपके दोनों कैपेसिटर्स थे वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और आपको एक तरीके का फ्लैट रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कि हम कपलिंग की बात कर रहे थे, हम कपलिंग 3 टाइप्स की कर सकते हैं। वन इज आरसी कपलिंग, जिसमें आप फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट करेंगे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के थ्रू। ट्रांसफार्मर कपलिंग नाम बता रहा है, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू आप फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कपलिंग, दैट मींस बिना किसी रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर की हेल्प के बिना आप फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। पहला टाइप देख लेते हैं, डायरेक्ट
कपलिंग। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, मैंने फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को डायरेक्ट सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट किया है। तो आपने जैसे ही फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट किया एंड यू हैव नाइदर यूज अ कैपेसिटर और अ रजिस्टर और अ ट्रांसफार्मर, दैट्स व्हाई इस कपलिंग का नाम पड़ा डायरेक्ट कपलिंग। इस सर्किट को बनाना बहुत इजी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आप बाइसिंग कैसे करोगे एम्पलीफायर सर्किट की। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो आपने दो रजिस्टर्स लिए हैं R1 एंड R2, इसके थ्रू आपने इनपुट में बायस अप्लाई किया है, इसे आप कहते हो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। सेकेंड टाइप ऑफ कपलिंग इज RC कपलिंग। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के थ्रू मैंने फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है। ऐसी कपलिंग को आप RC रजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग कहते हैं। एंड इस सर्किट के अंदर भी आपने दोनों ही सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का यूज किया है, जिसमें मैंने R1 एंड R2 के थ्रू फर्स्ट स्टेज की जो स्टेज है उसको बायस दिया है एंड सेकंड स्टेज को मैंने R5 और R6 रजिस्टर के थ्रू बायसिंग प्रोवाइड की है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ कपलिंग इज ट्रांसफार्मर कपलिंग। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक ट्रांसफार्मर की हेल्प से फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट किया है। ऐसी कपलिंग को आपने नाम दिया है ट्रांसफार्मर कपलिंग। सो यहाँ आपने एक ट्रांसफार्मर यूज कर लिया फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में देने के लिए, इसीलिए इस टाइप की कपलिंग का नाम पड़ा ट्रांसफार्मर कपलिंग। नॉर्मली एग्जाम्स में यही सवाल आएगा, कपलिंग क्या होती है, कौन कौन सा आप कपल्ड एम्पलीफायर्स का यूज करते हो और उनके डायग्राम ड्रॉ करो। तो अगर आपको पता है कि आप कैसे बाइसिंग प्रोवाइड कर सकते हो एक सर्किट के अंदर, तो आप कपलिंग डायग्राम इजीली बना सकते हो, क्योंकि नेम बताता है कि आप किस तरीके से फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स किस तरह से काम करते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस पर डिपेंड करता है, इस तरह के सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी। फिर मिलते हैं एक इसी तरह की लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।